कॉन्सेप्ट्स अपने को समझने, उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। आज भी जो हम पढ़ेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही अपना चलता रहेगा। देन एक बार स्टार्ट होगा कि हाँ 1-2 क्लास हो गई, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, देन वी विल स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल्स। कल वाला रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो, कल हमने ये पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेजरमेंट, ये हमने पढ़ा था। देन फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमने बात की थी। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है और जो फिजिक्स के लॉज को ओबे करती है, दोज आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। देन हमने फिजिकल क्वांटिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी डिवाइड किया था। एक हमारे पास में आई थी फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी वाली डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, डिराइव्ड यूनिट्स की, तो डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स पे भी डिपेंड कर रही है, उसके अलावा वो अदर यूनिट्स पे, अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो वो हमारे पास में डिराइव्ड हो जाएगी। देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की हमने पढ़ी, एक स्केलर्स, दूसरी वेक्टर्स। स्केलर्स कौन से होते हैं? ठीक है, द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दे आर नॉन एज स्केलर्स। वेक्टर्स कौन से होते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। एग्जाम्पल्स बता दो जल्दी से। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स? एक्सलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स और वेट और मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऐसे करके हम धीरे धीरे बता सकते हैं कि बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को एक ये फॉर्मूला बताया था कि हमें इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू NU, कि हमारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू द यूनिट, इसके बराबर होती है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमारी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। इनका एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज होती है वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। और अगर हमने न्यूमेरिकल, ये यूनिट है, इसको हमने क्या कर दिया, यूनिट को डिक्रीज कर दिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब ये उल्टा चलेगा, यूनिट इंक्रीज हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यूनिट डिक्रीज हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड हम कुछ कुछ कन्वर्जेंस करेंगे, तो इसको हमें स्टार मार्क कर लेना है। देन हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मास पढ़ा था कि मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर कंटेन्ड है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी SI यूनिट किलोग्राम होती है। देन ये हर लोकेशन पे सेम रहता है। अगर हम ऐसा सोचे कि लोकेशन टू लोकेशन ये चेंज हो जाएगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये हमेशा कंजर्व्ड रहता है। वहीं पे टाइप्स ऑफ मास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मास जिनको हम कंसीडर करके चलते हैं। वन इज इनर्शियल मास, सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल मास। अब इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में डिफरेंस क्या है? देखो, जब हम लोग क्लास 9th पढ़ते थे तो क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था, हमने एक पढ़ा था फोर्स इज इक्वल्स टू ma, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा, F इज इक्वल्स टू ma। फिर हमने एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, F इज इक्वल्स टू mg, दो पढ़े हमने। इन दोनों में कुछ डिफरेंस पता है? F इज इक्वल्स टू ma और F इज इक्वल्स टू mg में क्या डिफरेंस है? भाई दोनों है तो फोर्स के ही फॉर्मूले, बट कुछ तो डिफरेंस होगा इनके अंदर। क्या डिफरेंस है? जैसे हमने कहा F इज इक्वल्स टू A, मेरे पास में ये रिमोट है, मैंने इस रिमोट के ऊपर कोई फोर्स लगाया, ऐसे ऐसे ये फोर्स लग रहा है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसका कुछ मास है, इट हैज सम मास, इसका कुछ एक्सलरेशन हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब इसका एक्सलरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो मेरे पास में जो फोर्स आया वो कौन सा आया, मास इनटू एक्सलरेशन, ये वाला आया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से ऐसे छोड़ देती हूँ,
छोड़ूंगी नहीं वरना टूट जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे यहाँ से छोड़ दूं तो अब इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटी। और ये कहाँ जाके गिरेगा? नीचे। अब जब फोर्स इस पे ग्रेविटी लगाएगी तो उस टाइम में हम ये जी कौन सा ए क्या लेते हैं? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम इस ए को किससे रिप्लेस कर देते हैं? जी से रिप्लेस कर देते हैं। बाकी दोनों है फोर्स ही। एक हमने कोई भी गाड़ी ले ली और उस गाड़ी को हम चला रहे हैं, तो हमारे पास में कोई भी एक कार है, कार चल रही है, उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तभी उसका कोई मोशन हो रहा है, उसका कुछ मास है, उसका कुछ एक्सलरेशन है, वो हमारा नॉर्मल F इज इक्वल्स टू एम ए है। अब हमने कहा मैंने ये जो पर्टिकुलर कार है इसको क्या कर दिया? ऐसे छोड़ दिया। छोड़ा तो ये नीचे जाके गिरी, इसके ऊपर फोर्स लगा नीचे की तरफ में एक, तो वो जो फोर्स लगा तो वहां एक्सलरेशन तो था, लेकिन हमने उस एक्सलरेशन को क्या कहा? हमने उस एक्सलरेशन को कहा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो ये वाला मास है ना, इसे हम कहते हैं इनर्शियल मास। इनर्शियल मास। वहीं पे हमारे पास में ये यहाँ पे दूसरा मास है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास। अब मुझे कोई इनर्शिया के बारे में बताएंगे क्या? क्लास 9th में पढ़ा है आपने, इनर्शिया क्या होता है? हाँ, ठीक है, दिया। ओके, देवांश। हाँ, ठीक है, यथार्थ। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो इट टेंड्स टू बी इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, अगर ये मोशन में होता है तो इट टेंड्स टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो मतलब अगर ये इसकी स्टेट में कोई भी चेंज होता है तो वो रेजिस्ट करता है, वो मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। तो वो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो प्रॉपर्टी है, उसको हम इनर्शिया कह देते हैं। और उसके बाद में हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। पढ़ा था हमने ये चीज, क्या होता है? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो मतलब जितना ज्यादा मास होगा, क्या उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा? होगा उतना ज्यादा। मुझे किसी ने कहा कि आप क्या करो, निरित को उठा के इस वाली जगह से वहां वाली पे बिठा दो। अब निरित का मास है छोट कम, मैंने आराम से इसको उठाया और दूसरी जगह बिठा दिया। मास कम था तो इनर्शिया क्या लगा? कम लगा। भाई इसको यहाँ से उठाकर वहां पर लेकर जाने में जो स्टेट ऑफ मोशन में जो भी था स्टेट, उसमें चेंज करने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। लेकिन फिर मुझे कहा कि अब यथार्थ को गोदी करके उठा के वहां पे बिठा दो, तो फिर मेरे को तो दिक्कत आएगी, क्योंकि क्योंकि यथार्थ का मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा हो गया। सिमिलरली एक कोई हमारे पास में चट्टान है बड़ी सी, मास बहुत ज्यादा है, आपको कहा हिला दो इसको, इनर्शिया ज्यादा होगा ना, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा। तो जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा उसका इनर्शिया है। तो इनर्शिया का मेजरमेंट क्या हो गया? मास। तो मास को हम मतलब मास से हम इनर्शिया को मेजरमेंट करते हैं। ज्यादा मास है तो वो उतना ही ज्यादा अपनी स्टेट को चेंज करने से रेजिस्ट करेगा। वही कम मास है, ये पेन है, इसका मास कम है, मैं इसको रेस्ट से मोशन में ले आती हूँ, मोशन से इसको रेस्ट में लेके आ जाती हूँ, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस अपने को नहीं करने, बहुत ज्यादा इनर्शिया नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे ये जो इनर्शिया की वजह से, मतलब इनर्शिया वाला जो मास है ना, इसे हम इनर्शियल मास कह देते हैं। दूसरा अब हमारे पास आया ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास कौन सा है? ये देखो, ये रहा हमारे पास में ग्रेविटेशनल मास। तो दिस इज हाउ वी हैव दीज टू टाइप्स ऑफ मास, वन इज इनर्शियल मास, अनदर वन इज ग्रेविटेशनल मास। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शियल मास, मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी, वो क्या बता देगा? वो ग्रेविटेशनल मास के बारे में बताएगा। देन लेंथ का कॉन्सेप्ट, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के, अभी लिखवाऊंगी मैं ये सारा आप लोगों को, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन होता है, मतलब वो मैं लिख के इसीलिए लेकर आई हूं ताकि आप लोगों को लिखवा दूं। कल की क्लास में ऐसे ही पढ़ाया था मैंने, कुछ भी नहीं था,
तो इसलिए बेटर है कि लिखा हुआ रहेगा, तो आप एकदम ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट, यही पीडीएफ में भेज दूंगी आप लोगों को, एंड यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन क्लियरली। तो लेंथ, लेंथ क्या हो गई, कोई भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन, दैट विल बी द लेंथ। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। उसके बाद में टाइम क्या है, कोई भी ऐसा फिनोमेना जो अपने आप को रेगुलरली रिपीट कर रहा है वो हमारे टाइम का मेजरमेंट हो सकता है। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमने कल पढ़ लिया था, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, कोई डाउट नहीं। Q इज इक्वल्स टू एन इंटू यू वाला फॉर्मूला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। उसके बाद में हमारे पास में एक ये आता है कि अगर जब हम भी कोई भी यूनिट लेते हैं, मतलब हमने कल पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम उस पर यूनिट नहीं लगाते हैं तो उस वाले केस में क्या होता है, उस वाले केस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हमने कहा था निरत इज 4, ऐसा बोला था। उसमें अनुभूति का आंसर कुछ और था, दिया कुछ और बता रही थी, उसके बाद में सबने अलग अलग बताए। लेकिन अगर हमने उसके आगे लिख दिया निरत इज 4 ईयर ओल्ड, तो मतलब कंफ्यूजन खत्म हो गया, हमारा क्लियर हो गया। तो यूनिट्स बहुत जरूरी होती है। लेकिन फिर हमने कहा कि यार यूनिट्स जो है वो चूज कैसे करेंगे, उनका कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए। ऐसे ही तो हम रैंडमली कोई यूनिट को नहीं चूज कर सकते। हमने सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम वो भी कंसीडर करे थे। तो यहाँ पे यूनिट को जब भी हम कंसीडर करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि यूनिट हमारी बहुत ही सूटेबल साइज की होनी चाहिए। जब हमने सीजीएस सिस्टम की बात की तो सीजीएस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या था, बहुत छोटी यूनिट्स थी। तो छोटी यूनिट थी तो वो सूटेबल नहीं था। तो यूनिट हमेशा कैसी होनी चाहिए, सूटेबल साइज की। दूसरी बात हम कहते हैं एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए। एक्यूरेटली डिफाइंड का मतलब मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये 14 सेंटीमीटर का है, तो मतलब इसके अंदर एरर्स नहीं होनी चाहिए, इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जब भी मुझे 14 सेंटीमीटर पता करना है तो मतलब मैं इस पेन को एक बेस मान के इससे कंपेयर करके 14 सेंटीमीटर ले सकती हूँ। तो 14 सेंटीमीटर के लिए मेरे पास में क्या हो गया, ये एक पर्टिकुलर पेन हो गया और ये बिल्कुल एक्यूरेटली डिफाइंड है। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज ये 14 सेंटीमीटर का है कल ये 13.9 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर ये 10 साल बाद में चेंज हो गया। अगर चेंज होगा तो हम कहते हैं 400-500 साल में हो सकता है इसमें कुछ 0.011 ऐसा कुछ डिफरेंस आए, तो वो एक्यूरेटली डिफाइंड हमारे पास में यूनिट होती। इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। अब मैंने कहा मैंने ये पेन ले लिया, ये 14 सेंटीमीटर आपको बताता है, लेकिन अब आप इसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो फिर वो यूनिट का मेजरमेंट कोई मतलब नहीं रहा। तो इसलिए जो भी यूनिट हम लेते हैं वो हमारी अच्छे से आराम से हम लोगों को एक्सेस हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है इजीली रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए, दोबारा से हम इसको क्रिएट कर सकें। ये 14 सेंटीमीटर का एक है, मैंने कहा कि ये इस क्लास में ही रहता है, अब मुझे उस दूसरी वाली क्लास में भी एक सेम टू सेम मेजरमेंट चाहिए, तो मैं इसको रेप्लिकेट कर सकूं उसके लिए ये बहुत इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इसकी रेप्लिकास बहुत आराम से बन जानी चाहिए। तो ये एक क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हम कहते हैं ये टाइम के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने कहा 100-200 साल हो गए, फिर अगर कुछ माइनर सा डिफरेंस आता है तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद में भी इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो टाइम के साथ में जो भी चेंजेस हैं वो बहुत ही कम होने चाहिए यहाँ पे। बाद में हम बात करते हैं कि ये जो चेंजिंग फिजिकल कंडीशंस है उसके साथ में हमारी यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंजिंग फिजिकल कंडीशन कैसे, जैसे मैंने कहा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, अब मैंने ये ले रखा है लोहे का, हमें पता है अगर किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करती है, तो इसका जो 14 सेंटीमीटर लेंथ था अब वो 15 सेंटीमीटर हो गया बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठंडी आई, टेम्परेचर कम हुआ, ये फिर से 14 सेंटीमीटर हो गया, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। प्रेशर चेंज किया, इसके डायमेंशंस चेंज हो गए। या फिर कुछ भी XYZ फिजिकल कंडीशन हो सकती है, टेम्परेचर, प्रेशर, आपका एयर का फ्लो कैसा है, जो भी है एक्सटर्नल फोर्सेज, उनके साथ में हमारी जो भी यूनिट है वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम ही रहनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हम फॉलो करते हैं वाइल डिसाइडिंग द यूनिट।
अब बात आती है कि आखिर इन यूनिट्स को डिसाइड करता कौन है। कोई एक पर्टिकुलर बॉडी तो होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इनको डिसाइड करता है। तो हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, ये यूनिट्स को डिसाइड करता है। वेट्स एंड मेजर्स के लिए एक जनरल कॉन्फ्रेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो बताएगी कि हाँ भैया ये मीटर की के लिए है, ये यूनिट हमारी किलोग्राम की है, और ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स वगैरह जो भी हैं उन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से पढ़े थे हमने, जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लो, कौन कौन से थे? सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, एफपीएस में सेकंड। तीनों के ड्रॉबैक्स हमें पता थे। एसआई सिस्टम वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ड्रॉबैक्स हमने देख लिए दोनों के। देन हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स, यहां तक कल हमने कर लिया था। इसके आगे अब हम लोगों को पढ़ना है। हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट्स है 7, जो हम एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया में फॉलो कर रहे हैं हम लोग अभी। 7 एसआई सिस्टम में यूनिट कौन कौन सी होगी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सातों की आपको एसआई यूनिट याद हो गई है? जल्दी से बता दोगे? लेंथ की, मास की, करंट की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, रेडियन एंड स्टेरेडियन अभी मैंने बताया नहीं आपको। इनका सिंबल देख के रखोगे, मीटर का एम है, किलोग्राम केजी, सेकंड एस। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन में एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम किसी यूनिट को लिखते हैं ना, तो उसका जो पहला वाला लेटर है वो हमेशा स्मॉल ही रहता है। सब में स्मॉल दिख रहा है। अब आप यहाँ देखो एम्पियर, एम्पियर तो एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन इसमें भी हमने ए को छोटा लिख रखा है। जबकि हम कहते हैं कि इंग्लिश में हम रूल पढ़ते हैं कुछ, वो रूल्स कहते हैं अगर हम किसी का भी नाम लिखते हैं या फिर किसी ग्रेट साइंटिस्ट का अगर हम नाम लिखते हैं, तो जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल लिखते हैं। जैसे न्यूटन लिखा, तो न्यूटन को हम कैसे लिखेंगे? एन कैपिटल लिखेंगे, फिर इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर न्यूटन हमारी यूनिट है, तो उस केस में हम न्यूटन को स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसका जो सिंबल होगा, यहाँ एम्पियर में आप सिंबल देख रहे हो, कैपिटल ए लिख रखा है, ठीक है। और जो फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। न्यूटन लिखने में कैसे आएगा? स्मॉल एन ई डब्ल्यू टी ओ एन, लेकिन सिंबल क्या आएगा? कैपिटल एन। तो ये चीज ध्यान रखना, जितनी भी यूनिट्स हैं, सारी यूनिट्स को जब आप यहाँ पे लिखोगे तो इनका जो पहला लेटर है वो कभी भी आपको कैपिटल नहीं लिखना है, ये हमेशा स्मॉल रहेगा। लेकिन अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो जब हम उसका सिंबल बनाते हैं यहाँ पे, जैसे केल्विन कैपिटल में, मतलब केल्विन कौन थे? साइंटिस्ट थे। एम्पियर कैपिटल ए लिखा हुआ है क्योंकि ये साइंटिस्ट थे, बाकी सारे स्मॉल में दिख रहे हैं हम लोगों को। तो दिस इज हाउ वी राइट द सिंबल्स ऑफ दीज एसआई यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री यूनिट है, एक प्लेन एंगल की और एक सॉलिड एंगल की। तो अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का डिफरेंस हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर क्या डिफरेंस है हमारा प्लेन और सॉलिड एंगल का। इस डिफरेंस को हम कुछ इस तरह से समझेंगे। मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास में कोई एक मैंने सर्किल लिया, दिस इज द रेडियस, ठीक है। अब ये कोई एक एंगल बना, इस एंगल को मैंने बोल दिया कुछ थीटा है, तो ये मेरा क्या है? एक नॉर्मल सा एंगल है, तो प्लेन एंगल हम इसको बोल देते हैं। और प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो गई? वो हो गई हमारी रेडियन। ये एक नॉर्मल एंगल हो गया। अब दूसरा हमारे पास है कौन सा? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कैसे होगा? सॉलिड एंगल में आप अब इस तरह से इमेजिन करोगे कि हमारे पास में एक ऐसे, आप इमेजिन कर लो एक बॉल है, पूरी बॉल है, पूरा 3D में इमेजिन करना, पूरी 3D में बॉल है। या फिर आप ऐसे समझो, अभी गर्मियां आने वाली है, वाटरमेलन आएंगे, तो जब हम वाटरमेलन खरीदने जाते हैं तो ऊपर से ऐसे कट लगवा के लेके आते हैं, वो ऐसे 3 ऐसे करके कट लगाता है, फिर उसको ऐसे निकाल के दिखाता है, ऐसे होता है। तो जब वो उसको ऐसे निकालता है तो वो जो नीचे ऐसे बनते हैं ना, नीचे जो ऐसे ट्रायंगल बनता है, हमने कहा कि ये कोई ऐसे तरबूज था, इस तरबूज में उसने यहाँ पे ऐसे कट लगाया, कट लगा के ये वाला जो पार्ट है
इसको ऐसे निकाल के हम लोगों को बाहर दिखाता है कि देखो रेड कलर है, अब तुम इस तरबूज को खरीद लो। उसमें जो यहाँ पे ये एंगल बनता है वो एंगल कौन सा है? दैट इज द सॉलिड एंगल। एक तो प्लेन एंगल हो गया हमारा, मैंने कहा कोई भी, जैसे ये मेरा हाथ है, ये पेन है, इनके बीच में कोई एंगल बन गया, हमने प्लेन एंगल बोल दिया। अब हम एक सिचुएशन देख रहे हैं जिसमें हमारे पास में 3D में कोई बॉल है, उस बॉल पे हमने कट लगाया और उसके अंदर जो एक रेडियस के साथ में एंगल बन रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए हमारे पास में जो एसआई यूनिट होती है दैट इज स्टेरेडियन। तो सप्लीमेंट्री कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई? वन इज प्लेन एंगल, अनदर वन इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए एसआई यूनिट है रेडियन, सॉलिड एंगल के लिए हमारे पास एसआई यूनिट है स्टेरेडियन। दोनों का सिंबल कैसा होगा? आरएडी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एसआर से हमारे पास में स्टेरेडियन है। अब हमें इन सारी एसआई यूनिट्स को डिफाइन करना है। देखो जो डेफिनेशंस है वो देयर इज पॉसिबिलिटी कि बहुत सारी टर्म्स ऐसी होगी जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो हो सकता है कि आप लोगों को ये डेफिनेशंस वन गो में समझ ना आए। जैसे मैं आपको कुछ केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी बताऊंगी कि पी ऑर्बिटल, डी, एस, ये आपने अभी थोड़े पढ़े हैं केमिस्ट्री में, एस पी डी एफ नहीं पढ़े ना, अभी तो हम के एल एम एन वो वाले सेल्स ही पढ़ते हुए आए। तो कुछ चीजें जो आपने अभी तक पढ़ नहीं रखी है बट वो इन डेफिनेशंस में यूज हो रहा होगा। जैसे आपने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा अभी तक, तो वो भी हम डेफिनेशन में यूज करेंगे। तो हो सकता है कि कुछ डेफिनेशन में ऐसे ऐसे पॉइंट्स हो जो आपने अभी तक सुने नहीं है, और नहीं सुनने की वजह से हमें वन गो में नहीं समझ आए, बट हाँ जैसे जैसे हम उन वर्ड्स का मतलब समझाएंगे तो कुछ कुछ चीजें हमें समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर की, कि भैया 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो देखो 1 मीटर जो है हमारा, ठीक है, 1 मीटर की हम डेफिनेशन दे रहे हैं। 1 मीटर कौन सा अपना कैसे डिफाइन करेंगे? क्रिप्टॉन 86। क्रिप्टॉन 86 क्या है? एक एटम है, जैसे हमारा सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ऐसे होते हैं, वैसे क्रिप्टॉन भी हमारे पास में क्या है? एक एटम है। अब ये क्रिप्टॉन कौन सा है? जो इनर्ट गैसेज होती है जैसे हीलियम वगैरह होती है, इनमें क्रिप्टॉन आता है। 86 हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा है, जैसे कार्बन 14 लेते हैं, कार्बन 12 लेते हैं, मास नंबर के साथ लिखते हैं, ऑक्सीजन 16 लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। तो कार्बन 12, कार्बन 14 ये लिखे हुए तो देख रखे हैं आपने ऐसे। तो हमने यहाँ पे ये क्रिप्टॉन 86 लिखा है। क्रिप्टॉन एक इनर्ट गैस की तरह हम बोल रहे हैं कि हमारे पास में एक एटम यहाँ प्रेजेंट है। ये क्रिप्टॉन क्या करेगा? ये एमिट करता है लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। कब करता है? मतलब लाइट कब एमिट करेगा? जब इसके जो लाइट एमिटेड बाय क्रिप्टॉन ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन 2p10 टू 2d5 लेवल इज इन ऑरेंज रेड कलर। इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे? कोई भी एटम होता है उसका न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फिर हमने पढ़ रखा है कि ये एनर्जी ऑर्बिटल्स होती हैं। इन एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये अभी तक हम पढ़ के आए हैं, ये 2d5 और ये सारी चीजें अब पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। क्या होता है जब भी हम इस इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से एक्सटर्नली कोई एनर्जी दे देते हैं, मैंने कहा मैंने इसको किसी बहुत तेज लेजर लाइट इसके ऊपर एक्सपोज करवा दी, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई काफी सारी। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो ये क्या हो जाएगा? ये फ्री होके किसी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया। अब जब ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा तो ये कुछ देर तो वहां रहेगा, लेकिन इसकी पर्टिकुलर पोजीशन तो यही है। आपके पापा ने आपको 500 रुपए दिए, 500 रुपए देते ही आप भाग के चले गए एनबीसी पे, लेकिन घर तो आना ही है फाइनली जब 500 रुपए खत्म हो जाएंगे तब। तो सेम टू सेम क्या हुआ? इस इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी मिल गई,
कोई रिलेटिव आया, इसको पैसे दे के चला गया, तो ये क्या किया, ये भाग के जाके रेस्टोरेंट में बैठ गया। लेकिन रेस्टोरेंट में फुल टाइम नहीं बैठा रहेगा, ये क्या करेगा, जब इसकी वो एनर्जी लूज होगी, मतलब एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के बाद ये वापस अपनी उसी ऑर्बिट में आएगा जहां ये रहता है। तो जब ये वापस अपनी ऑर्बिट में आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ एमिशन करेगा रेडिएशंस का, और वो एमिशन जो होगा उसमें ऐसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कोई ऑरेंज कलर की लाइट एमिट हो रही है, यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है तो रेड कलर की एमिट हो रही है, ग्रीन कलर की हो रही है। वो डिपेंड करता है कि वो किस वेवलेंथ में एनर्जी को एमिट कर रहा है, ये वाला डिपेंड करता है। तो हम कहते हैं कि क्रिप्टॉन, हमारे पास एक एटम है, उस एटम में अगर ट्रांजिशन होता है, कहां से कहां ट्रांजिशन होता है, जो ये वाली ऑर्बिट है 2p10 और 5d5, इन दोनों के बीच में अगर ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लाइट एमिट होती है वो ऑरेंज रेड कलर की लाइट एमिट होती है, एंड हैज वेवलेंथ। और कितनी वेवलेंथ है इसकी, अब वेवलेंथ कैसे पता चलेगी, आप देखो, हम वेव को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता है 9th में साउंड वाला चैप्टर जब पढ़ा था, ऐसे वेव बनाई थी हम लोगों ने। अब वेव में वेवलेंथ क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ कर लेते हैं, हमने कहा कि हमारे पास में कोई भी ये रे ऑफ लाइट है जो क्या कर रही है, ऐसे वेव की फॉर्म में आ रही है। वेव में यहाँ से स्टार्ट हुई, ये इसका एक क्रेस्ट था, ये इसका एक ट्रफ है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के एक वेवलेंथ बनती है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये वेवलेंथ यहाँ पे एक बन जाएगी। तो जब क्रिप्टॉन 86 है, क्रिप्टॉन 86 में क्या हुआ, कोई लाइट उसको दी, लाइट दी तो उसके अंदर कुछ ट्रांजिशंस हुए, और उन ट्रांजिशन में जो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन हुआ तो ऑरेंज रेड कलर की लाइट एमिट हुई, ऐसा हमने देखा। और वो जो एमिट हुई उसकी वेवलेंथ हम लोगों को यहाँ पे दे रखी है। वेवलेंथ कितनी है, 6.05 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इतनी वेवलेंथ की वो एमिशन हुआ कि कोई भी एक क्रिप्टॉन का एटम है हमारे पास में, और वो क्या करता है, जब उसके अंदर, जब उसमें ट्रांजिशंस होते हैं तो ट्रांजिशंस में वो कुछ वेव्स हैं, ऑरेंज रेड कलर की एक वेव होती है, उसको एमिट करता है, और वो जो एमिशन है उसमें वेव कुछ इस तरह से एमिट हो रही है, और 1 मीटर में वो कितनी वेव्स को अकोमोडेट कर रहा है, 1650763.73 वेव्स को। तो मतलब ये वाला जो नंबर है ना, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा फिक्स रहता है। तो हम सिंपली जब भी हमें 1 मीटर को लेना होता है कि 1 मीटर कितना होगा, तो हम स्टैंडर्ड कभी भी एक मेजरिंग स्केल नहीं लेते हैं, हम स्टैंडर्ड कभी भी ऐसा नहीं लेते कि हमने कोई पर्टिकुलर चीज है कि हाँ ये 1 मीटर का है, इसको तुम रख लो और अब इसी से हम 1 मीटर को डिफाइन करते रहेंगे। हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि वो विद द टाइम चेंज हो सकता है, उसमें कोई एरर्स आ सकते हैं, वो 400 साल बाद में हो सकता है घिस घिस के एक में थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो देयर आर सम चांसेस कि उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास में जो स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट है आज की डेट में, हम जिसको यूज करते हैं 1 मीटर के लिए, वो हमारा ये वाला मेथड है। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड में हम सिंपली जो भी हमारा क्रिप्टॉन एटम है उसको लेते हैं, उसमें पर्टिकुलर जो हमारा डी और पी वाला ऑर्बिट है उसका ट्रांजिशन करवाते हैं। ट्रांजिशन करवाते हैं तो रेड कलर की लाइट वहां से एमिट होती है, और वो 1 मीटर में कितनी वेव्स को अकोमोडेट करती है, इतने को। तो जैसे ही इतना अकोमोडेशन होता है, मैंने कहा कि ये 1 मीटर का एक डिस्टेंस है, 1 मीटर, तो मतलब इसके अंदर कितनी वेव्स आएंगी, ये जो नंबर हमने लिख रखा है उतनी वेव्स इसके अंदर अकोमोडेट होनी चाहिए, और उसी को हम 1 मीटर मान लेते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। मैंने कहा था हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें पता नहीं है कि ट्रांजिशंस किस तरह से होते हैं या फिर वेव्स कैसे बनेगी। तो एक बार में नहीं, बट हाँ
हम कल इसको रिवाइज करेंगे वापस, तो थोड़ा चांसेस हैं कि और अपने को समझ आ जाए। अभी कुछ क्लैरिटी हुई कि 1 मीटर कैसे होगा। क्रिप्टॉन एटम लिया, उसका ट्रांजिशन करवाया तो ऑरेंज रेड कलर की एक वेव वहां पे एमिट हुई। वो वेव 1 मीटर में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेव्स को एग्जिस्ट करेगी, उनको अकोमोडेट करेगी, उसी पर्टिकुलर लेंथ को हम 1 मीटर मान के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है किलोग्राम। अब हमें किलोग्राम को भी डिफाइन करना है। तो किलोग्राम की डेफिनेशन फिर से हमने कोई किलोग्राम के लिए ऐसे वेइंग वेट मशीन के लिए वो ऐसे बाट होते हैं ना, जिनसे हम 1 किलो 2 किलो तोलते हैं, वो नहीं लेके रख रखा है। फिर से यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। वो स्टैंडर्ड क्या है? किलोग्राम कौन सा होगा? 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर। किसका बना हुआ है सिलेंडर? प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ है। प्लेटिनम तो नाम सुन रखा है सबने, इरिडियम भी प्लेटिनम की तरह ही एक हमारे पास में पर्टिकुलर सब्सटेंस है। तो प्लेटिनम और इरिडियम से बना हुआ एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? डायामीटर उसके हाइट के इक्वल है। अगर हम कोई भी एक प्लेटिनम और इरिडियम का सिलेंडर लें जिसकी हाइट और जो डायामीटर है वो दोनों कैसे हो? सेम हो, तो उसका जो वेट होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू 1 किलोग्राम। इसे हम 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। और ये स्टैंडर्ड रखे कहाँ हुए हैं? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में न्यू दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, एनपीएल नाम से। एनपीएल में ये सारे के सारे मेजरमेंट्स रखे हुए हैं और ये इजीली अवेलेबल होते हैं। भाई हमें 1 किलो का बाट बनाना है, वो जो तोलने के लिए काम आता है, तो वो बनेगा कैसे? उसके लिए एक स्टैंडर्ड तो चाहिए, क्योंकि हमें कंपैरिजंस करने। तो वो स्टैंडर्ड हमें कहाँ से मिला? ये स्टैंडर्ड, ये 1 किलो को बताएगा। और 1 किलो कौन सा होगा? जब हम प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायामीटर दोनों सेम है, वो हमेशा 1 किलो का हमें वजन देता है, 1 किलो का मास देता है। दैट विल बी 1 kg मास। ठीक है, पहले मतलब अभी हम ये रिसेंटली ये मान के चल रहे हैं, बट कई टाइम पहले जो हम डेफिनेशन लेते थे 1 kg की, वो क्या होती थी? 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी की हमारे पास में 1 लीटर पानी का जो मास होता था, उसे हम 1 किलोग्राम मान के चलते थे। लेकिन फिर हमने इस डेफिनेशन को, इस स्टैंडर्ड जो है, इस स्टैंडर्ड को चेंज किया और प्लेटिनम इरिडियम का वो एक सिलेंडर बना लिया जिसका हाइट और डायमीटर दोनों सेम है। अब वो हमें 1 kg का मास बताता है। कुछ थोड़ा बहुत ऐसे क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो जाएगा तो चलेगा अपने को अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें पता नहीं है। जैसे ये 4 डिग्री सेल्सियस का कॉन्सेप्ट है, ये भी अब पता चलेगा आप लोगों को। ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। ठंड पड़ती है बहुत तेज, पानी जो झील वगैरह है, पौंड है, नदियां हैं, उनके ऊपर वाली बर्फ जम जाती है, लेकिन नीचे पानी ही रहता है, पूरी बर्फ नहीं जमती। तो नेचर ने बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है, क्योंकि जो बर्फ है उसकी डेंसिटी कम हो गई, वो ऊपर आ जाती है। तो वहां पे ये 4 डिग्री का टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगी। बट अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि कुछ कुछ चीजें आपको कम समझ में आए। आगे चलें हम इसमें। देन हमें क्या करना है? हमें सेकंड की डेफिनेशन देनी है। सेकंड के लिए हम सीजियम 33 एटम का यूज करते हैं। सीजियम 33 एटम जो है हमारा, वो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस करता है? 9192631770। ठीक है, तो कोई भी सीजियम 33 एटम है वो वाइब्रेशंस कर रहा है, और अगर उसने इतने वाइब्रेशन कर लिए, इसका मतलब कितना टाइम हो गया? 1 सेकंड का टाइम हो गया। और इसमें वेरिएशन बहुत कम आते हैं, मतलब 200-300 साल हो जाते हैं तो कोई वो 1 मिनट या आधे मिनट का डिफरेंस आता है, अदरवाइज इसमें कोई डिफरेंस आता ही नहीं है। बाकी हम जो भी स्टैंडर्ड्स लेके चलते हैं उनमें क्या होता है? डिफरेंस बहुत आ जाता है। तो हम डिफरेंस टाइम में डिफरेंस को लेके नहीं चल सकते, फिर ऐसा हो जाएगा कि इस साल इतना टाइम था और अब वो टाइम आगे खिसक गया, पीछे हो गया, ऐसा कुछ हो जाता है। तो जब हमें टाइम को स्टैंडर्डाइज करना है तो उस टाइम में हम सीजियम 33 एटम का यूज करते हैं।
कैसे समझ सकते हैं? जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये cesium-33 एटम है, ये वाइब्रेट करता है अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में। जैसे इसने 10 वाइब्रेशन कंप्लीट करे, मतलब 1 सेकंड हो गया, ऐसे हम मान के चलते हैं। अब यहाँ पे 10 सेकंड, 10 वाइब्रेशन के बजाय जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या है? वो ये वाला है। तो 1 सेकंड में cesium-33 एटम कितने वाइब्रेशन करता है? दिस मच वाइब्रेशन। और उसे हम 1 सेकंड का स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। वहीं से हमारी जितनी घड़ियां होती है वो सेट कर लेते हैं हम। आगे चले। नेक्स्ट है हमारे पास में एम्पियर की डेफिनेशन। देखो जो एम्पियर की डेफिनेशन है, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपन क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, मतलब पूरा डेरिवेशन होगा इसका, इस टॉपिक का। बाकी 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? 1 एम्पियर के लिए हम 2 पैरेलल कंडक्टर्स लेते हैं। पैरेलल कंडक्टर्स लिए हैं थ्रू 2 पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। लेंथ इनकी काफी ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन जो है वो नेग्लेजिबल है। तो मतलब बहुत बड़े बड़े 2 कोई कंडक्टर है जो बहुत ज्यादा लेंथ के हैं, और क्रॉस सेक्शन बहुत ही नेग्लेजिबल हमने इनका ले रखा है। तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों ही बहुत हमने इनडेफिनेट लिए हैं, लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा 1 मीटर के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस है दोनों के। अगर हमने 2 कंडक्टर यहाँ पे रखे और दोनों बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस रखा, और अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अगर इतना फोर्स लगा रहे हैं तो इनमें से करंट कितना होगा? 1 एम्पियर का करंट होगा। दोबारा से समझते हैं एक बार। इनफाइनाइट लेंथ के 2 कंडक्टर्स हैं, उनमें से करंट फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर दे रखी है। अब जब भी इनमें से करंट फ्लो होगा, मैंने कहा इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट का डायरेक्शन ये है। जब इसमें से करंट होगा तो हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। फिर यहाँ पे ये वाला है, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो इसके भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर सेम ही डायरेक्शन में है तो हो सकता है कि उनका जो फील्ड वगैरह है उस फील्ड की वजह से फोर्स लगे। हमने 10th में पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है, अगर करंट कैरिंग वायर में से के चारों तरफ एक फील्ड होता है, अगर हम उसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। याद आ रहा है ऐसी चीज कुछ? तो हमारे पास में ये एक वायर है, इस वायर में से करंट जा रहा है तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। हमने ये दूसरा एक करंट कैरिंग वायर इसके फील्ड में रख दिया, तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? 2 × 10⁻⁻7 फोर्स लगेगा, अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो। दिस इज हाउ वी डिफाइन द 1 एम्पियर करंट। दूसरे वाले पे देख लें, हमने कहा इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर आया तो ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा। तो फोर्स अगर हमारा इतना है तो इन दोनों में से करंट कितना जाएगा? 1 एम्पियर। एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन 1 एम्पियर। हो जाएगा। 10th में 1 एम्पियर कैसे डिफाइन किया था? हाँ, ऐसे किया था, लेकिन धीरे धीरे डेफिनेशंस स्टैंडर्ड डेफिनेशंस चेंज हो रही है। हमने तो बहुत सिंपल कर लिया था, करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। हमने कहा अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज जाएगा तो हमारा 1 एम्पियर करंट होगा। कितनी इजी सी डेफिनेशन थी, लेकिन दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड। 1 एम्पियर का स्टैंडर्ड कैसे डिसाइड होता है? इस तरह से डिसाइड होता है, ये होगा। आगे बढ़ सकते हैं अपन, या फिर इसी को वापस रिवाइज करूं, लेंथ, मास, इन सबको बताओ। एक बार आगे बढ़ते हैं, कल एक बार आप भी घर पे थोड़ा सा पढ़ना, कल दोबारा से पढ़ाऊंगी। फिर हम ऐसा करेंगे कि जब अपने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें अपन जानने लग जाएंगे, तो इस वाली चीज़ को दोबारा पढ़ लेंगे, ताकि उस टाइम में, क्योंकि हमें कुछ कुछ चीज़ें पता होगी कि हाँ अब इतनी साइंस हमें आने लग गई है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा और बेटर समझ पाएंगे। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डेफिनेशन देनी है।
सारी डेफिनेशंस ऐसी ही है, मतलब कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि हाँ चार्ज पर यूनिट टाइम है और 1 सेकेंड और वैसे अपना आराम से अपन ने डिफाइन कर लिया, ऐसे नहीं डिफाइन हो रही है। ये स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, मतलब वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो मतलब चेंज नहीं हो रहा, जिसी से हम बाकी के मेजरमेंट्स बना के चल रहे हैं, वो ये स्टैंडर्ड्स हैं। तो अब कैंडेला को कैसे डिफाइन करेंगे हम? अगर हमारे पास में कोई एक ब्लैक बॉडी है, अब ब्लैक बॉडी से क्या समझते हो, कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत आप लोगों को? कभी सुना है ब्लैक बॉडी का नाम? नहीं सुना? ठीक है। देखो ब्लैक बॉडी से हमारा मतलब होता है कि ऐसी कोई भी बॉडी जिसके ऊपर अगर आपने लाइट को इंसिडेंट करवाया और उसने सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो मतलब वो क्या हो जाती है? ब्लैक बॉडी। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं कहती हूँ कि आप लोगों को वो वहां पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, वो ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके ऊपर लाइट तो सारी गिरी थी, लेकिन उसमें से जो रेड कलर था वो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो रिफ्लेक्शन करते ही नहीं है। ऐसी कुछ बातें सुन रखी है आप लोगों ने? ठीक है, तो बस यहीं पे हमारे पास ये एक ब्लैक बॉडी है, जो भी रे ऑफ लाइट आएगी सारी की सारी लाइट को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक ब्लैक बॉडी हम लोगों ने ले रखी है। अब इसके राइट एंगल पे हम क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक है, जब हम लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अब वो टेम्परेचर कौन सा लेते हैं हम? टेम्परेचर हमारा प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होना चाहिए, वो कुछ 2402 केल्विन कुछ इस तरह से होता है। तो इतने मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, प्रेशर कितना ले रखा है, इतना, तो टेम्परेचर और प्रेशर हमने उस ब्लैक बॉडी का डिसाइड कर रखा है। उसके ऊपर अगर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं ब्लैक बॉडी पे, तो वो जो इंटेंसिटी है उस पर्टिकुलर लाइट की, दैट इज इक्वल्स टू 1 कैंडेला। आज का लेक्चर थोड़ा सा ऐसा हो गया, इसको अपन स्किप भी कर सकते थे, कि थोड़ा बाद में कर लेते, बट हाँ एक आइडिया लग जाएगा ऐसा कि हाँ ऐसा कुछ कुछ है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट में चल रहे हैं। ट्रेंड एनालिसिस आपने देख रखी है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो किससे आते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूलाज मेनली उसमें से आते हैं। फिर जो सेकंड नंबर पे आएंगे वो एरर वगैरह में से आएंगे। इनमें तो सिर्फ ऐसा यूनिट्स ध्यान रखनी है अपने को, बट एक नॉलेज के लिए कि हाँ इनकी डेफिनेशंस कैसे बनाते हैं, क्या होता है, अपन बस देख लेते हैं। जितना समझ आ रहा है उतना सही है, नहीं आ रहा है तो अपन एक दो बार और ट्राई करेंगे, और उसके बाद में होपफुली हमें कुछ कुछ चीजें क्लियर होने लग जाएगी। चलो केल्विन क्या होगा? केल्विन हम कह रहे हैं 1 केल्विन किसके बराबर होता है? 1/273.16 पार्ट ऑफ द थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 273.16 केल्विन, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों कॉन्साइड करती है, उसे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। कुछ समझ आया? सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस स्टेट है, तीनों स्टेट्स जिस पॉइंट पे हमारा कॉन्साइड करता है, दैट इज नॉन एज दी ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? 273। तो ऐसे हमने कहा 1 2 3 4 और यहाँ 273 तक आ जाते हैं। इसका जो ये 1 पार्ट होगा ना, 1/273 पॉइंट वाला जो पार्ट होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 केल्विन। ये इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, चलो अब बहुत ज़्यादा आप लोगों को आज के लेक्चर में अपन बहुत ओवरडोज नहीं लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत थोड़ी सी हाई लेवल की हो गई है, इनको अपन कभी और कर लेंगे। आज आप एक बार जितना मैंने अभी तक करवा दिया है उसको राइट डाउन कर लो प्रॉपर नोट्स की फॉर्मेट में। और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि भाई मुझसे ये डेफिनेशंस याद नहीं हो रही है तो कैसे होगा। हम जेई के पर्सपेक्टिव से इसको छोड़ भी सकते हैं, बस थोड़ी सी थ्योरी अपने को ध्यान रखनी है। जिस दिन अपने को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ये लिखवा दिया था क्या मैंने फिजिकल क्वांटिटी वगैरह आप लोगों को? कहाँ तक लिखवाया था? ऐसा यूनिट तक?
टेबल तक हो गया, ठीक है। अब ये टेबल के बाद तो डेफिनेशन ही है अपने पास में, एक बार लिख लो। वो नहीं लिखवाया? ये लिख लो, चलो ये बताया था मैंने, लिखवाया नहीं था। लिख लो कॉन्सेप्ट ऑफ मास।